नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। हम पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं, खासकर इस बात की कि वहां पर कांग्रेस के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस में नामों की सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ के स्तर पर तो हो रही है। भाजपा का मामला अलग है। भाजपा में अधिकांश फैसले दिल्ली के स्तर से होते हैं, इसलिए उनकी यहाँ ज़्यादा चर्चा मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ के नामों पे जो चर्चा की अभी तक, पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा, हमने सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, दुर्ग, राजनांदगांव, इतनी सीटों की हमने चर्चा की। अभी तक 7 सीटों पर हम बात कर चुके हैं। 4 सीटें अभी बाकी हैं। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, कुल 4 सीटें अभी बाकी हैं। मैं एक लाइन में आपको बतला दूं कि इन 11 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। एक उत्तर छत्तीसगढ़ में कोरबा की सीट, ज्योत्सना महंत वहां से कांग्रेस की सांसद हैं। एक बस्तर, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट जो है उस पर दीपक बैज वहां से सांसद हैं, अभी हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो वो हार गए, तो उन्होंने संसद से इस्तीफा नहीं दिया है, वो सांसद अभी बने हुए हैं। ये 2 सीटें जो हैं कांग्रेस के पास अभी हैं। हमने अभी 7 सीटों की चर्चा की है, जिसमें से कोरबा की चर्चा हो गई है। आज हम जिन 4 सीटों की बात करेंगे उसमें रायपुर, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। मेरे साथ हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी यहाँ पर हैं। उनकी ज़मीनी जानकारी बहुत सारी रहती है। तो हम बात शुरू करते हैं आज रायपुर से। ठीक है शशांक? रायपुर जो है बड़ा दिलचस्प, प्रदेश की राजधानी भी है रायपुर, और कई मायनों में रायपुर जो है ये सबसे संपन्न चुनाव क्षेत्र भी हो जाता है। अब राज्य बनने के बाद से पहला चुनाव हुआ लोकसभा का 2004 में। इस 2004 के चुनाव में क्या हुआ इसको देखते हैं। मेरे पास के आंकड़े बतला रहे हैं कि यहाँ से श्यामाचरण शुक्ला कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो उसके पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, अविभाजित मध्य प्रदेश के 3 बार। कार्यकाल एक भी पूरा उनका नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री वो 3 बार के थे। वो यहाँ से रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए थे 2004 के लोकसभा चुनाव में। उनके मुकाबले रमेश बैस, जो कि लंबे समय से चले आ रहे हैं सांसद, उस समय लंबे समय से चले आ रहे थे, रमेश बैस यहाँ सांसद थे भाजपा के। यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट को रमेश बैस ने 1,29,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था, तकरीबन 1,30 से हराया था रमेश बैस ने। यहाँ पर कुछ छोटे उम्मीदवार और भी थे। एक डॉक्टर हीरामन बंजारे थे, बीएसपी के 32,000 वोट उनको मिले थे। अब बीएसपी के वोट उतने ज़्यादा पहले के चुनावों जितने नहीं रहते हैं। तो 2004 में कांग्रेस रायपुर से 1,30,000 वोटों से हारी थी। अगला चुनाव 2009 का चुनाव, प्रदेश में रमन सिंह की सरकार थी। रमन सिंह की सरकार 2004 में भी थी। 2009 तक वो एक कार्यकाल पूरा करके दूसरी बार चुन के आ चुकी थी। इस समय रायपुर से कैंडिडेट थे भूपेश बघेल, 3,07,000 वोट उनको मिले थे। भाजपा ने अपना मौजूदा सांसद रिपीट किया था। रमेश बैस को 3,64,000 वोट मिले थे। लीड जो है 2004 के मुकाबले घटकर 57,000 पे आ गई थी। कई चीज़ें रहती है, बहुत से फैक्टर थे। बीएसपी का वोट जो है वो भी आधा रह गया था। कांग्रेस को हराकर रमेश बैस की जो लीड थी वो भी 2004 के मुकाबले आधे से कम रह गई थी। 2014 के चुनाव में आते हैं। ये चुनाव पूरे देश में एक अलग किस्म का था। मोदी के नाम की लहर थी, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस नारे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने सत्यनारायण शर्मा को उतार दिया था। सत्यनारायण शर्मा रायपुर शहर से लगी हुई मंदिर हसौद सीट कहलाती थी, वहां से विधायक थे सत्यनारायण शर्मा कई बार के। मंदिर हसौद की सीट विलीन हो गई डिलिमिटेशन में, तो वहां पर रायपुर ग्रामीण एक सीट बनी। सत्यनारायण शर्मा वहां के भी विधायक निर्वाचित हुए थे। लेकिन पार्टी ने 2014 में उनको
लोकसभा का चुनाव लड़वाया। हमेशा की तरह रमेश बैस यहाँ से, रमेश बैस 7 बार लड़े चुनाव जी, 7 बार 7 बार सांसद थे रमेश बैस। जी। वो देश में सबसे ज्यादा बार एक ही सीट से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले सांसदों में से थे। 7 बार लड़े, 9 बार लड़े, 2 बार हारे हैं। 2 बार हारे, 7 बार जीते वो। तो रमेश बैस फिर कैंडिडेट थे भाजपा के, और 1,71,000 सत्यनारायण शर्मा 1.25 लाख वोट करीब से हारे थे 2014 का चुनाव। खैर लहर थी मोदी की, भाजपा की। अब आते हैं हम 2019, देश में मोदी प्रधानमंत्री थे, प्रदेश में भाजपा की सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी जी। लेकिन चुनाव लोकसभा का मोदी के नाम पे लड़ा गया था। कांग्रेस ने अपने एक भूतपूर्व मेयर रहे हुए प्रमोद दुबे को टिकट दी थी लोकसभा की। तब तक ये रह चुके थे ना मेयर थे। और भाजपा ने भी अपने एक भूतपूर्व मेयर यहाँ के सुनील सोनी, उनको टिकट दी थी। सुनील सोनी इस लोकसभा सीट पे रिकॉर्ड जीत से जीते थे, रिकॉर्ड लीड से जीते थे। 3,27,000, 3.25 लाख से ज्यादा की उनकी लीड थी। प्रमोद दुबे को उन्होंने 3.25 लाख से ज्यादा की लीड से हराया था सुनील सोनी ने। दोनों यहाँ के मेयर रह चुके थे। प्रमोद दुबे भी कोई बहुत अलोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, और रायपुर म्युनिसिपल एरिया में 3.5 सीटें आती हैं विधानसभा की। इनमें ब्राह्मण कैंडिडेट कई बार जीत के आए हैं। ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मण के खिलाफ कोई माहौल था इसलिए प्रमोद दुबे हार गए हों। उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था शशांक। ये 3.25 लाख का था। अब हम आ जाते हैं जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें भूपेश बघेल की सरकार हारी है, जिसमें भाजपा की नई सरकार, विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, नई सरकार आई है भाजपा की। ये 2023 का विधानसभा चुनाव, इसमें अगर रायपुर संसदीय सीट की 9 सीटें हैं जी, 9 सीटें, 9 विधानसभा सीटों को अगर हम जोड़कर देखें तो 2,47,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पीछे है। करीब 2.5 लाख वोटों से कांग्रेस यहां से पीछे है। ये ताजा हाल है। अब आगे का हाल क्या है इसको देखने की जरूरत है। शशांक, आगे का क्या आपको लगता है संभावना है? यहाँ से रायपुर बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है जी। कांग्रेस यहाँ किसको बना सकती है कैंडिडेट? देखिए क्या है कि विधानसभा चुनाव में चारों सीटों में बुरी हार हमारी विधानसभा चुनाव में 1,67,000 कुछ 4 सीट का है। शहर से ही माहौल, शहर की 4 सीट का, शहर से ही माहौल पूरे प्रदेश में बनता है ऐसा मानना जाता है। और दूसरा मैं बोलना भूल गया कि रायपुर जिला जो है पूरा का पूरा, या रायपुर लोकसभा सीट जो है पूरी की पूरी, इसमें मैं देख रहा हूं भाटापारा से कांग्रेस को एक जीत मिली है। 8 सीटें हार गई है कांग्रेस यहाँ से। इतनी बुरी नौबत है, इतनी बुरी नौबत है। तो पिछले चुनाव में जस्ट उल्टी स्थिति थी। कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। हाँ। इस बार बहुत खराब स्थिति है और लंबी मार्जिन से हारे हैं। रायपुर दक्षिण में 67,000 से हारे, 43,000 से रायपुर पश्चिम हारे। हाँ। कुछ उसी तरह का 30-32 महंत रामसुंदर दास जो कैंडिडेट थे रायपुर दक्षिण से, उन्होंने इतनी शर्मनाक हार को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि हार के लिए जिम्मेदार वो अकेले हैं ऐसा मुझको नहीं लगता है। जी। इस तरह की बातें थी और उस पर मोटे तौर पे किसी को ना जीतने वाले प्रत्याशी को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, ना हारने वालों को इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी। मुझको बृजमोहन अग्रवाल जी जो महंत रामसुंदर दास के सामने खड़े थे, बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने मुझको ये कहा था, उनके करीबी ने, बृजमोहन अग्रवाल जी के एक बड़े करीबी ने कहा था 15 से 16,000 की लीड रहेगी। उनके एक दूसरे करीबी ने मुझको कहा था कि 20 से 22,000 की लीड रहेगी। ये बृजमोहन अग्रवाल के सबसे करीबी 2 लोगों का कहना था। 22,000 से ऊपर की लीड की उम्मीद उनको नहीं थी। बृजमोहन जी को रही हो तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इनकी लीड मेरे ख्याल से कितनी हो गई थी? 67,719। ये करीब 65,000 की लीड से बृजमोहन जीते। प्रदेश में सबसे बड़ी लीड है, सबसे बड़ी लीड है।
तो क्या लगता है कांग्रेस की यहाँ कोई संभावना अभी बाकी है कि नहीं? देखिए, विधानसभा चुनाव का जो माहौल था, मैं छोटा सा पुराना फिस में आ रहा हूँ कि यहीं से पूरा माहौल बना। जो माहौल खराब हुआ कांग्रेस के खिलाफ में गया, आपको याद होगा बाकी प्रदेश में, बारह प्रदेश में, रायपुर से, रायपुर में एक कांग्रेस भाजपा ने, आपको मालूम हो, सबसे पहला नारा लगाया था, ढेबर अकबर भूपेश की सरकार नहीं चलेगी। ये पूरे प्रदेश भर में चलता रहा। ये नारा आप थोड़ा सा जो बोल रहे हो ना जी, मेरे को इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा तुकबंदी वाला नारा सुनने मिला था जी। वो नारा ये था कि ढेबर अकबर गोबर की सरकार नहीं चलेगी। जी। क्योंकि गोबर एक बड़ा आर्थिक कार्यक्रम था भूपेश बघेल की सरकार का। तो ये मिलता जुलता टाइप का लगता है, ये बच्चों की कविता जैसा। तो अकबर ढेबर गोबर की सरकार नहीं चलेगी, ऐसा रायपुर में ये अकबर और ढेबर इन दो लोगों का जो माहौल था उसको लेकर भाजपा ने एक यहाँ पर नारा लगाया था। ये जुबानी चलता था, पहला लॉन्च यही किए थे। और इसमें ईडी के छापे सबसे शुरुआत यहीं से हुई। शराब के मामले सबसे यहीं से आए। जमीन का लफड़ा तफरी सबसे ज्यादा खेल यहीं से हुआ। पीएससी का बड़ा घोटाला यहीं से आया कि लोग, तो कुल मिला के एक तरह से वातावरण तो खिलाफ में था, घोटालों की राजधानी बन गया था। तो इससे बहुत ज़्यादा फिर भी ये लोग प्रत्याशी बुरे नहीं थे, अच्छे प्रत्याशी, मेहनती है तीनों। सत्यनारायण, पंकज, श्याम राम सुंदर दास को तो बहुत अच्छा माना जा रहा था। खुद उनको लेके बृजमोहन जी चिंतित थे, क्यों लड़ रहे हैं इस तरह का। विकास बहुत मेहनती। हाँ, तो और मैं थोड़ा सा एक चीज शशांक उठाना चाहूंगा यहाँ पे बात को। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार थे, तीनों में से कमजोर एक भी नहीं थे। चारों। कुलदीप जुनेजा भी मेहनत करने वाले थे, विकास उपाध्याय बहुत मेहनत करने वाले थे, पंकज शर्मा अपने पिता सत्यनारायण शर्मा के जमाने से मंदिर हसौद में एक एक चेहरा पहचानते थे, रायपुर ग्रामीण में बहुत मेहनत करते थे। और जब मैं अंदाज सुनता था लोगों का कि रायपुर में कौन सी सीट कांग्रेस जीत सकती है, तो 100% लोग पहली सीट रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा जीतेंगे ये कहते थे। रायपुर की चारों सीट में सबसे अधिक संभावना पंकज शर्मा की जीत की लोग बतलाते थे। हुआ नहीं वैसा। चारों की चारों सीटें कांग्रेस यहाँ पे बुरी तरह हारी। पूरा का पूरा रायपुर जिला हार गई, पूरा जिला हार गई। और रायपुर लोकसभा सीट की 9 सीटों में से 8 हार गई। इसके पीछे एक चर्चा मुझको सुनाई पड़ती थी। जो रायपुर शहर में महापौर एजाज ढेबर को लेकर जो एक माहौल यहाँ बना हुआ था, बाजार में जितनी अराजकता दिखाई पड़ती थी, जो जितना बाजार का इलाका था उसमें जो उनका खुद का वार्ड भी था एजाज ढेबर का, जहां पर कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ था, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल की शिकायत थी। मुझको लगता है कि एजाज ढेबर के बारे में विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा, ऐसे कई लोगों ने पार्टी के भीतर कहा था कि इसका नुकसान होने जा रहा है हमको यहाँ पे। लेकिन अभी आप बतला रहे थे जो कि एसडीएम के कुर्सी पे बैठे हुए एक आदमी को आप बता रहे थे, आप ही बताइए। वो हुआ ये था कि कोरोना का शुरुआत में एक एसडीएम की पोस्टिंग हुई थी। उसके खिलाफ जमीन को लेके काफ़ी शिकायतें थी। कि कुछ कारोबारियों को, जिस तरह के ढेबर परिवार या और अन्य लोगों को जैसी रियायतें उनसे मिलती थी, उनके मर्जी का काम होता था। तो उसको लेके काफ़ी शिकायतें थी। तो हुआ ये कि तीनों विधायकों ने, कांग्रेस के तीनों विधायकों, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा, तीनों ने हटाने के लिए सीएम तक गए थे। लेकिन फिर भी वो 1-1.5 साल 2 साल तक वो रहा। मतलब इस कदर ये स्थिति थी। तो और शराब के मामले में तो नाम आ ही चुका था। अनवर ढेबर गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, अभी बीमारी के इलाज के लिए, बिल्कुल, या उस नाम पर वो जमानत पर है। बिल्कुल। तो इस तरह के जमीन के अफरा तफरी और शराब और पीएससी, इसमें एक दूसरी चीज याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं उसको बीच में बोल रहा हूँ। महंत राम सुंदर दास को जब रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ पार्टी ने खड़ा किया तो बड़ा माहौल बना। बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक भी एक बार तो हिल गए थे
याद है ना जी आपको? बिल्कुल। हिल गए थे बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक एक बार। इसके बाद उनकी जितनी हिंदू छवि थी महंत रामसुंदर दास की, वो छत्तीसगढ़ के एक सबसे पुराने मठ दूधाधारी मठ के मुखिया भी हैं, महंत हैं वहाँ के। उनका शिवरी नारायण में भी बहुत दखल है। शिवरी नारायण का मठ जो है वो भी दूधाधारी मठ के तहत आता है। तो उनकी मान्यता बहुत है, उनके समर्थक, प्रशंसक, भक्त, अनुयायी बहुत हैं। जब ये माहौल बना कि यहाँ से महंत रामसुंदर दास बृजमोहन अग्रवाल पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे कहीं जी। अब तो चूंकि चुनाव निपट गया है इसलिए ज़्यादा अटकल लगाना ठीक नहीं है। वो सबसे ज़्यादा वोटों से हारे हैं, लेकिन उस समय शुरू में ये माहौल नहीं था। लेकिन पहले या दूसरे दिन की बात है, मैं आपको अब बतला सकता हूँ। महंत रामसुंदर दास से मेरी बात हुई थी कि वो इंटरव्यू के लिए इसी स्टूडियो में आएंगे और मैं इंतज़ार कर रहा था उनका। तो कांग्रेस भवन के कार्यक्रम से निकल के वो सीधा यहाँ आने वाले थे, वो नहीं आए। वो कांग्रेस भवन से निकल के महापौर एजाज ढेबर के घर गए आशीर्वाद लेने के लिए। और हो सकता है चुनाव में खर्चा भी लगता है, अगर उन्होंने पैसा अपने हाथ में लिया होगा महंत जी ने, तो मुझको नहीं मालूम है, जो भी था। उसी शाम को जब लोगों को ये पता चला रायपुर शहर के कि एजाज ढेबर को महंत जी का चुनाव संचालक बनाया गया, तो लोग हक्का बक्का हो गए, एकदम ही हक्का बक्का हो गए। महापौर बना के रखना काफ़ी नहीं था, अनवर ढेबर को रखना काफ़ी नहीं था, अब महंत का चुनाव संचालक एजाज ढेबर को बना दिया। पूरे शहर का माहौल पल भर में बदल गया। और उसके बाद जितनी तस्वीरें आती थी रोज, उसमें से केवल एक ही तस्वीर आती थी रोज कि एजाज ढेबर महंत के साथ चल रहे हैं, महंत कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे हैं तो सबसे पहले एजाज ढेबर को परोस रहे हैं, गली कूचे में घूम रहे हैं, वीडियो उनका। उसी दौरान एजाज ढेबर के परिवार के, उनके भतीजे या किसी की गुंडागर्दी का कोई वीडियो चारों तरफ फैला। कुछ वीडियो पहले से भी थे ऐसे। कुल मिलाकर जो माहौल बिगड़ा उसमें न केवल महंत रामसुंदर दास निपट गए, बल्कि कांग्रेस पूरे लोकसभा में एक सीट छोड़ के पूरे रायपुर जिले में सब जगह से निपट गई कांग्रेस। आपको लगता है कि ये एजाज ढेबर की वजह से रामसुंदर दास का नुकसान हुआ था? बहुत सारे कारणों में एक प्रमुख कारण ये भी था ऐसा, और रायपुर में तो इसको लेके था। आपको एक छोटे से घटना बता रहा हूँ कि शुरुआत में महंत जी प्रत्याशी डिक्लेयर हुए थे, लोगों ने उनको पैसे देना शुरू कर दिए थे। ऐसा कि नई में 8-10 लाख रुपए उन्हें मिला था। हाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, महाराज जी ऐसे नारियल छोड़ के, नारियल भेंट करके और पैसे देते थे। तो थोड़ा सा माहौल भाजपा के खेमे में चिंताजनक स्थिति थी, उन लोग परेशान हो गए थे। परेशान हो गए क्योंकि ऐसी स्थिति आई। फिर धीरे धीरे बृजमोहन दूसरे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ भी बोल सकते थे, बृजमोहन, लेकिन महंत रामसुंदर दास के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल नहीं, जुबान बंद थी, बोले भी नहीं। और वो मेरे ख्याल से बृजमोहन का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तय किए हुए एजाज ढेबर ही कर दे रहे थे। बिल्कुल, इस तरह का आप कह सकते हैं कि उससे एक सुविधाजनक, क्योंकि ढेबर के वार्ड में जो बृजमोहन के ऊपर हमला हुआ, ऐसा बृजमोहन का कहना है, मैंने तो खुद तो मौजूद था नहीं मैं जी, लेकिन जो बृजमोहन का कहना है कि एजाज ढेबर के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया जी। इसकी जब शिकायत हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने बहुत हंसते हंसते ये बयान दिया, बृजमोहन के ऊपर कोई हमला कर सकता है, बृजमोहन के ऊपर कोई हमला कर सकता है, बृजमोहन के साथ कोई गुंडागर्दी कर सकता है। वो भी हंस रहे थे भूपेश बघेल, और बगल में एजाज ढेबर भी हंस रहे थे। नतीजा कुल मिला के ये निकला कि उस हमले की सच्चाई जो भी हो, उस हमले के बाद मुख्यमंत्री का जो बयान था कैमरों के सामने, जितना हंसते हुए, जितना उन्होंने मजा लिया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे वही, जिम्मेदारी उन्हीं की थी कानून व्यवस्था की। उस दिन फिर ये समझ में आ गया था कि अब ये मामला ये लौटेगा नहीं अब कांग्रेस के पक्ष में जरा सा भी। दूसरी चीज, ना सिर्फ इसी तरह के मामले, और भी मामलों में सीएम का रवैया इसी तरह का रहा है। जैसे अब पीएससी मामला, पीएससी मामले में तुरंत भाजपा के लोगों पर डरने लगे कि भाजपा सरकार में ये जांच की बात कहीं नहीं हुई। जब हाईकोर्ट ने कहा तो फिर भूपेश बघेल की सरकार ने वहां जवाब दिया
कि हम इसकी जांच कराएंगे क्योंकि उसमें एक खतरा ये था जी। कि अगर हाईकोर्ट को लगता कि ये सरकार भी शामिल है जी। तो हो सकता है हाईकोर्ट सीबीआई जांच की भी ऑर्डर कर सकती थी। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये स्थिति थी। अब हम बात करें, चलिए जितना हो गया, अब आगे का बात करें कि लोकसभा में जी कांग्रेस चुनाव तो लड़ेगी, खाली तो नहीं छोड़ेगी। कैंडिडेट कौन हो सकते हैं शशांक रायपुर से? पहला कैंडिडेट तो खुद सीएम रहे भूपेश बघेल हो सकते हैं यहाँ से। इसकी वजह यह है कि अब तक के 91 के बाद, 91 में आखिरी बार विद्याचरण जी चुनाव जीते थे बहुत मामूली वोट से, 1000 वोट के कम से रहे। उसके बाद से लगातार हारती रही है सीट। और सबसे कम वोटों से जो हारे हैं वो भूपेश बघेल सबसे कम वोट से हारे हैं, करीब 58,000, 57,901 वोट से हारे थे बस। उसके बाद उसके अलावा श्यामाचरण जी और भी धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण सब लंबे मार्जिन से आए, लाख से नीचे तो कोई नहीं जी। अच्छा, मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो जब लोकसभा चुनाव लड़े तो उस समय पाटन से विधानसभा चुनाव हारे थे। उसके बाद यहाँ रायपुर आए थे। ये उनके लिए पहला अनुभव था, रायपुर के क्षेत्र में अनुभव। फिर भी कांग्रेसियों में नाराजगी थी कि बाहर का आदमी आके यहाँ लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समेटा और अच्छे से चुनाव लड़ा। और अब तो उस पूरे प्रदेश के हर शहर के हो गए मुख्यमंत्री रहने के बाद। तो कुछ लोगों के बीच में एक चर्चा है कि इनको भूपेश बघेल को एक उतारना चाहिए। मुझको जो पता लगा है शशांक दिल्ली से जी, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार उतारना चाहती है, चाहे वो न जीतें लेकिन सबसे अधिक वोट पाएं। दूसरा यह है जो चुनाव का खर्च भी उठा सके जी, क्योंकि रायपुर एक महंगा चुनाव रहने वाला है जी। यहाँ पर 9 में से 8 विधायक भाजपा के हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जी। 9 में से 8। इनमें से नाम अगर देखेंगे कि कौन कौन है, धरसीवा से अनुज शर्मा कुछ पैसा घर का भी लगा सकते हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, फिल्मी सितारे हैं। यहाँ से राजेश मूणत, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव इस बात की परख भी रहेगा कि कौन से विधायक ने अधिक मेहनत की है ताकि मंत्रिमंडल की एक सीट उसको मिल सके जी। तो मूणत भी खर्च कर सकते हैं। पुरंदर मिश्रा ये पूरे प्रदेश में अकेले उड़िया विधायक हैं जी। और अलग अलग लोकसभा सीटों में जो लाखों उड़िया मतदाता फैले हुए हैं, तो हो सकता है कि पुरंदर मिश्रा को भी आगे जाकर मंत्री अगर बनाया जा सके तो पुरंदर मिश्रा भी खर्च कर सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए सबसे माहिर माने जाते हैं, वो भी खर्च कर सकते हैं। बाकी नामों के ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन और हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस को यहाँ पे ऐसा उम्मीदवार भी रखना पड़ेगा जो मोटा खर्च कर पाए, जो चुनाव आयोग की जो सीमा है उससे 10-20 गुना खर्च कर सके, ऐसा रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कानून तोड़ेगी या उनका उम्मीदवार तोड़ेगा, मैं केवल एक जनधारणा और जनता के बीच जो प्रचलित बात है उतना ही कह रहा हूं। कांग्रेस रायपुर से ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहेगी जो चुनाव आयोग की सीमा से 10-20 गुना खर्च कर सके। भूपेश बघेल खर्च करेंगे ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी क्षमता है इतना खर्च करने की। उनके उतने सहयोगी आ जाएंगे उनके नाम से, जो उतना खर्च कर सकें तो उनको खर्च की कमी नहीं रहेगी, तो वो भूपेश बघेल एक अच्छे कैंडिडेट यहाँ के हो सकते हैं। मान लीजिए वो मना कर दें कि मैं नहीं लड़ूंगा, और हमने कल दुर्ग की बात की थी, दुर्ग में भी हमने भूपेश बघेल का नाम लिया था। अब मान लीजिए यहाँ से भूपेश नहीं लड़ते हैं रायपुर से, और कौन हो सकता है कैंडिडेट? दूसरा नाम महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। किरणमयी एक बार लड़ चुकी हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुकी, बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ। तो वो पिछली बार भी दावेदारी कर रही थी। और वो एक अच्छा नाम हो सकता है ऐसा, यानी जिन जातीय समीकरणों के आधार पे रमेश बैस जीतते आए हैं, जिनके आधार पे भूपेश को यहाँ से सोचा जा रहा है, उन्हीं आधार पे किरणमयी का एक जातिगत समीकरण भी बैठता है। बिल्कुल। अच्छा जी। इसके अलावा जो दावेदारों में एक नाम और भी है, रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हैं वो उद्धव वर्मा। अच्छा, ये नाम मेरा ये नाम ग्रामीण इलाकों, क्योंकि 4 सीट से परे भी सोच रहे हैं हम, चारों विधानसभा से अलग।
तो ये धरसीवा के रहने वाले ग्रामीण अध्यक्ष है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के, विधानसभा टिकट के दावेदार थे धरसीवा से, वो एक नाम चर्चा में है। लेकिन आप धरसीवा का रहने वाला बतला रहे हो जी। धरसीवा में कांग्रेस विधानसभा में 44,000 से हारी है जी, छाया वर्मा जी, और आप भी नाम वर्मा बतला रहे हो जी, यानी उन्हीं के समाज की छाया वर्मा जो है जी, 44,000 से उन्हीं के धरसीवा से हारी भी है जी। जो कुछ नामों में वो एक संगठन के व्यक्ति हैं, इसलिए वो थोड़ा सा मिलनसार है, ये इसलिए छोड़ रहा। और विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, ये दो लोग जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, यहाँ रायपुर से विधायक रह चुके हैं, एक टर्म, एक 2 टर्म, जी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये दोनों तकरीबन नौजवान, राजनीति में जो नौजवान की जो भाषा है, कोई भी 50-55 साल तक नौजवान कहलाता है। जैसे कांग्रेस के युवराज जो हैं, मेरी भाषा नहीं है, जो कहते हैं राहुल गांधी, उनको नौजवान ही कहते हैं अभी तक, 55 साल 50 साल ये सब नौजवान में आते हैं। तो उस हिसाब से विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, ये दोनों जो हैं नौजवानों में आते हैं। तो ये भी आपके हिसाब से लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक नाम चल रहा है, वो है प्रमोद शर्मा का, चर्चा में है। प्रमोद शर्मा कौन हुए? प्रमोद शर्मा बलौदा बाजार के विधायक। अच्छा जी, अच्छा। उनको प्रमोद शर्मा जो जोगी कांग्रेस से विधायक थे बलौदा बाजार के, वो बाद में कांग्रेस में आ गए। बाद में आ तो गए कांग्रेस में, लेकिन उनको बलौदा बाजार से टिकट नहीं मिले, लेकिन कसडोल में चुनाव संचालक बनाया था, वहाँ कांग्रेस जीती है। अच्छा, हाँ, तो वो एक अच्छे, थोड़ा आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है क्या प्रमोद शर्मा के लिए? अगर हो तो दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कौन मेरे दोस्त हैं। कल प्रदीप चौबे जी के बारे में मैंने कहा था मेरे दोस्त हैं जी, वो एक अच्छा हो सकते हैं, उस इलाके में वो पकड़ रखते हैं। ऐसे चर्चा है कि उनको टिकट नहीं मिली, क्योंकि शैलेश नितिन त्रिवेदी को मिल गई। उसी इलाके से भाजपा के जो कैंडिडेट थे शिवरतन शर्मा, ये रायपुर लोकसभा में हारने वाले अकेले भाजपा कैंडिडेट रहे। ये राजस्थानी ब्राह्मण हैं शिवरतन शर्मा। और आप जो बोल रहे हैं प्रमोद शर्मा, वो छत्तीसगढ़ी है, वो छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण है। वो साफ कर देना ठीक था जरा। हाँ, इनके अलावा एक नाम और भी है, सुरेंद्र शर्मा का। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और शायद चुनाव का प्रशिक्षण वगैरह करते हैं, देते थे। ये पुराने नेता हैं, कृषक आयोग। एक बार मुझसे मिले थे, उनका कहना है कि पूरी 90 सीटों पे वो घूमे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, प्रशिक्षण देने के लिए। हालांकि मुझको अभी थोड़ा सा शक हो रहा है कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा भी प्रशिक्षण देते थे, सुरेंद्र शर्मा भी प्रशिक्षण देते थे। वर्मा शर्मा ने मिलके ये कैसा प्रशिक्षण दिया जो कांग्रेस अधिकतर सीटों पे हार गई। तो ये सुरेंद्र शर्मा का नाम आप बोल रहे हो, ये मुझको ही मिलके बोल के गए थे कि मैं पूरी 90 सीटों पे घूमा हूँ प्रशिक्षण देने के लिए, और विनोद वर्मा जी के साथ में मैं काम करता हूँ। तो किस तरह का प्रशिक्षण था शशांक? कोई कमी रह गई थी क्या? अब प्रशिक्षण में तो नहीं, दूसरी मुद्दे उनके पास सिर्फ ऐसा लगता है। प्रशिक्षण तो पिछली बार 2018 का प्रशिक्षण में ज़्यादा ईमानदारी दिखी थी मुझे, ऐसा जी। तो इस बार ये विनोद वर्मा और क्या सुरेंद्र शर्मा आपने नाम कहा जी, ये प्रशिक्षण में तो ज़्यादा नहीं रहे। मुख्यालय में ही ज़्यादा इनका समय गुजरा। प्रबंधन, दूसरे प्रबंधन ये नाम अचानक निकल गया। विनोद वर्मा को यहाँ से नहीं लड़वा सकते? रायपुर से लड़ा सकते हैं, वो भी किरणमयी नायक और भूपेश बघेल की तरह वो भी कुर्मी हैं जी, भूपेश जी के रिश्तेदार भी हैं जी, है ना। उनके साथ समस्या ये है कि बहुत सारी अप्रिय चर्चा भी है, जैसे सेक्स सीडी कांड एक ठो है, मुद्दे बैठे ठाले मिल जाएगा। महादेव ऐप में नाम आ रहा है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जोखिम उठाएगी कांग्रेस। ऐसा तो आप जो कह रहे हैं जोखिम, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उसमें जोखिम रहेगा, बिल्कुल। तो थोड़ा सा भूपेश बघेल के नाम के साथ भी जोखिम रहेगा। अब अभी तक तो उनका किसी उस पे नाम सीधे डायरेक्ट नहीं आया है किसी चीज में। लेकिन शशांक, आपने अभी जो सेक्स सीडी केस कहा जी, उसमें तो विनोद वर्मा के साथ भूपेश बघेल भी जमानत पर है। जमानत पे हैं, अभी भी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसको एक भी विषय उठाया नहीं, कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हो सकता है विनोद वर्मा के मामले में चुप ना रहे। अच्छा, यानी भूपेश के मामले में चुप रहे, विनोद वर्मा के साथ ये स्टूडेंट कंसेशन ना दें बीजेपी, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, चलिए, रायपुर से 2-4 नाम की हमने चर्चा की है।
अब हम आते हैं एक अगली सीट, रायपुर से लगी हुई सीट है महासमुंद की। महासमुंद बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ से विद्याचरण शुक्ल कई बार सांसद रहे, पवन दीवान यहाँ से सांसद रहे, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग यहाँ से काफ़ी जीतते रहे हैं। तो ये एक सीट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े पहले बतला दूं शशांक जी। ये 9 नंबर की सीट है छत्तीसगढ़ में जी। 2004 राज्य बनने के बाद का पहला लोकसभा चुनाव, अजीत जोगी। बड़ी विचित्र बात थी कांग्रेस पार्टी की। आप कहेंगे मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अजीत जोगी 2003 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने बलीराम कश्यप, जो कि बस्तर के बड़े नेता थे, उनके साथ एक सौदा करने की कोशिश की। बलीराम कश्यप भी उनके खिलाफ, वीरेंद्र पांडे ने एक जाल फैलाया, उसमें लगे रहे। कुल मिलाकर इन्होंने जोगी को नगद रकम के साथ फंसा लिया। जोगी की रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें अजीत जोगी ने ये कहा था कि सोनिया गांधी की सहमति है उनको, और राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दी थी, उसमें सोनिया गांधी का नाम था कि सोनिया गांधी की सहमति है। पार्टी ने तुरंत उनको निलंबित कर दिया था। ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला मौका था कि एक कार्यकारी मुख्यमंत्री पार्टी से निलंबित हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, न उसके पहले न उसके बाद। अजीत जोगी को निलंबित किया था। लेकिन अजीत जोगी की महिमा बहुत बड़ी थी। लोग जितना उनको ज़मीन के ऊपर देखते थे, उससे 1.5-2 गुना वो ज़मीन के नीचे भी रहते थे। ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने 6 महीने के भीतर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे। एक जुर्म में सोनिया गांधी की सहमति का दावा करने वाले अजीत जोगी निलंबित होने के 6 महीने के भीतर कैंडिडेट बने कांग्रेस के, और सांसद भी बन गए, जीत गए थे महासमुंद से। ये आंकड़ा है 2004 का। 2004 में अजीत जोगी के सामने कांग्रेस के सांसद रहे हुए महासमुंद से कुछ बार के विद्याचरण शुक्ला, ये भी कई बार के सांसद थे वहाँ, ये कैंडिडेट थे। यहाँ पे जोगी 1,18,000 वोटों से जीते थे, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई थी। विद्याचरण भाजपा के कैंडिडेट थे। 1,18,000 से जोगी जीते थे 2004 का चुनाव। अगला आते हैं हम 2009 का। 2009 का चुनाव, 2009 के चुनाव में पार्टी ने जोगी को टिकट नहीं दी। वहाँ से मोतीलाल साहू ये कैंडिडेट बने कांग्रेस के, और चंदूलाल साहू, साहू समाज के ही, ये दूसरे कैंडिडेट बने बीजेपी के। 51,000 वोट से चंदूलाल साहू जीत गए वहाँ पर 2009 में। अब आ जाते हैं जल्दी से 2014 में, जो ज़्यादा दिलचस्प चुनाव था। अजीत जोगी को फिर यहाँ से टिकट मिल गई। ठीक है, अजीत जोगी ने वहाँ पर चंदूलाल साहू, चूंकि कैंडिडेट थे बीजेपी के, मौजूदा सांसद थे उस समय, पार्टी ने रिपीट भी किया था बीजेपी ने। चंदूलाल साहू के मुकाबले उन्होंने शायद 6 चंदूलाल साहू और खड़े कर दिए थे, जिनको ढूंढते रहे लोग, ये कौन है दूसरा चंदूलाल साहू। नाम ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं मिल रहा था। नाम पता मिल गया तो इंसान नहीं मिल रहा था, गायब थे सारे के सारे। जोगी की महिमा ऐसी थी। तो 6 चंदूलाल साहू खड़े हो गए वहां पर। चंदूलाल साहू मिलके 42,000 वोट पाए थे। 42,000 वोट पाए थे, 42,000। उसके बावजूद जोगी वहां पे 1,200 वोट से हार गए थे। अगर ये 42,000 के लिए इतने सारे चंदूलाल साहू खड़े नहीं किए जाते, तो जोगी की हार जो है 40,000 से ज़्यादा की हो सकती थी। तो ये जोगी का दांव यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। हालांकि उनकी हार बहुत छोटी थी, कुल 1,217 वोट की थी। अब आ जाते हैं हम 2019। कांग्रेस ने धर्मेंद्र साहू को खड़ा किया, भाजपा ने चुन्नीलाल साहू को खड़ा किया। यहाँ करीब 90,000 वोट से कांग्रेस हार गई। 2019 का चुनाव याद रखिएगा। 19 के चुनाव में प्रदेश में भूपेश सरकार, देश में मोदी सरकार। यहाँ के चुन्नीलाल साहू जो हैं, ये खल्लारी इलाके के हैं। चुन्नीलाल मुझको अगर याद पड़ता है कि हम यहाँ जाति के मामले में घनाराम साहू जी को जो इंटरव्यू करते हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। और हमने चुन्नीलाल साहू जी को भी यहाँ इंटरव्यू किया था, याद है ना आपको? इनको भी इंटरव्यू किया था, क्योंकि ये महासमुंद के
या खल्लारी के मौजूदा विधायक थे? नहीं, ये सांसद हैं, पहले खल्लारी विधायक। सांसद हैं, पहले खल्लारी के विधायक थे। तो सांसद की हैसियत से हमने इनको इंटरव्यू किया था। अभी भी हैं सांसद, अभी भी सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। धनेंद्र साहू करीब 90,000 वोट से इनसे हारे थे 2019 में। अब हम आ जाते हैं विधानसभा चुनाव 2023। अभी भूपेश सरकार जिसमें गई है, इसमें कांग्रेस पार्टी कुल 9,000 वोट से आगे है भाजपा से महासमुंद संसदीय सीट में जी। ये बड़ी दुर्लभ बात है कि आज के ऐसे माहौल में भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से आगे है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और अगर मैं इसको देखूं तो इसमें 1, 2, 3, 4 उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के जीते थे, 4 उम्मीदवार भाजपा के जीते थे। टक्कर बराबरी की थी सीटों की संख्या में, लेकिन पूरी पार्लियामेंट्री सीट में कुल मिलाकर कांग्रेस 9,483 वोट से आगे थी। क्या लगता है शशांक आपको, कांग्रेस की संभावना यहाँ विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, जहाँ लाखों से हारी है कुछ सीटों में। इसके अलावा भी यहाँ देखे जाए तो ये कांग्रेस का परंपरागत बेल्ट रहा है ऐसा इस इलाके में। और आप बहुत ज़्यादा मार्जिन पिछले चुनावों को देखें तो 2004 को छोड़ दें, हालांकि उस समय विद्युत अजीत जोगी का एक्सीडेंट हो गया था, एक सहानुभूति भी थी, वरना बहुत ज़्यादा वो मार्जिन रहा नहीं कुल मिला के ये कहा जाए। कांग्रेस के फेवर में ही रहा है थोड़ा, वो जब भी रहा ज़्यादा नहीं। तो इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली सी दिख रही है, क्योंकि आधे इलाके में कांग्रेस अच्छी की है। मैं तो देख रहा हूँ अभी कि सरायपाली से चतुरी नंद 41,888 वोट से जीती है। द्वारकाधीश यादव खल्लारी से 37,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो लंबी लीड है कांग्रेस की कुछ सीटों पर। तो बिल्कुल। तो कौन हो सकते हैं यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट? देखिए, बहुत सारे नाम हैं, उसमें से पहला नाम तो चल रहा है, मौजूदा एक विधायक हैं द्वारिकाधीश यादव का। अच्छा, जो 37,000 से खल्लारी जीते हैं। तो कांग्रेस इस तरह प्रयोग, क्योंकि वो पिछली बार भी 50,000 से अधिक वोट से जीते थे ऐसा, 2018 के चुनाव में। तो कुछ उनको बल देके कुछ चर्चा है। इसके अलावा जो बड़ा नाम आए हैं वो है गुरमुख सिंह होरा, जो धमतरी से विधायक से, और अभी लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की और धमतरी में काम किया। उनके फेवर में बात ये है कि वो कुरूद से भी विधायक रह चुके हैं, धमतरी से भी विधायक रह चुके हैं, एक से अधिक जगहों से। और जो जो पैमाना कांग्रेस के भीतर अभी है, आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति, जो जिनको इधर उधर पैसे के लिए मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, नहीं देखना वो पड़ेगा, उसमें गुरमुख सिंह हो रहा है। ये तो फिट बैठते हैं। तो ये एक नाम चर्चा में है। इसके अलावा जो है, लेकिन शशांक, इतना पैसा जो है जिसको लेके कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे सकती है, उतने पैसे से भी उन्होंने शिष्टाचार कभी नहीं निभाया। हमारे यहाँ एक भी दिवाली पे उन्होंने 1 किलो मिठाई भी नहीं भेजी है गुरमुख सिंह होरा ने। आप नाम ले जरूर रहे हो उनका, लेकिन हमारे यहाँ 1 किलो मिठाई भी उन्होंने भेजी नहीं है शिष्टाचार में। गुरमुख अगर सुन रहे होंगे तो देख लें इस बात को। मेरे निजी दोस्त हैं, लेकिन प्रेस तो प्रेस है, प्रेस में 1 किलो मिठाई भी उनके यहाँ से आज तक नहीं आई है। वो कुरूद के विधायक रहे हों, धमतरी के रहे हों, कुछ रहे हों, ये शिष्टाचार उन्होंने त्यौहार का नहीं निभाया है। लेकिन फिर भी आप नाम ले रहे हो तो ठीक होगा नाम। तो इसके अलावा जो नाम है वो विधायक जिनका है रहे हैं विनोद चंद्राकर, जिनकी टिकट अभी कटी है, जिनकी टिकट महासमुंद से विधायक। महासमुंद से हमने इंटरव्यू भी किया था विनोद चंद्राकर को यहीं पे, और बड़ी दिलचस्प कहानी है विनोद चंद्राकर की। वो संपन्न विधायक है वहाँ के, और उन्होंने बतलाया कि जब महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम आ रही थी, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने भूपेश बघेल को बोल के, मुख्यमंत्री को बोल के डॉक्टर नियुक्त करवाए। डॉक्टरों के रहने की जगह नहीं थी, तो एक पूरे होटल को ले लिया विनोद चंद्राकर ने अपने निजी पैसे से, सब डॉक्टरों को वहाँ ठहरा दिया। जो नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम थी उसको धोखा देने के लिए कि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर हैं। मरीज भी ऐसे ही कहीं कहीं से ला के, जो अच्छे हट्टे कट्टे स्वस्थ थे उनको मरीज बना के लिटा दिया गया था। लेकिन इससे भी एक दिलचस्प बात थी जो आपको बतलाऊं, वो ये थी कि विधायक
कांग्रेस के विधायक थे सत्तारूढ़ पार्टी के विनोद चंद्राकर, उन्होंने डीन से पूछा कि साहब डॉक्टर भी आ गए हैं और मरीज भी आ गए हैं और डॉक्टरों के लिए पूरा होटल भी मैंने कर दिया है और कोई कमी तो नहीं है। तो डीन ने उनको कहा कि मुर्दा नहीं है हमारे पास में, मेडिकल कॉलेज में छात्रों के प्रयोग के लिए डेड बॉडी लगती है, मुर्दा नहीं है हमारे पास में। तो विनोद चंद्राकर ने, ऐसा विधायक विश्व में आपको दूसरा देखने नहीं मिलेगा जिसने किसी एक एनजीओ से जुगाड़ करवाया एक मुर्दे का और अपना निजी चेक से पेमेंट करके मुर्दा खरीदा, मुर्दा खरीद के महासमुंद मेडिकल कॉलेज में रखा और उसकी मान्यता हो पाई उस साल। यानी लोग, विधायक और सांसद आमतौर पे जिंदा को खरीदते बेचते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, इधर उधर कई जगह, जोगी के समय यहाँ भाजपा के कई विधायक, जिंदा विधायक बिकते हैं, सांसद बिकते हैं। कांग्रेस का एक विधायक विनोद चंद्राकर ऐसा रहा जिसने मुर्दा खरीद लिया अपने शहर के मेडिकल कॉलेज के लिए। ये वही है जी, बिल्कुल। तो ये भी संपन्न है, मैं सुनता हूँ इनका वहाँ कुछ कारोबार है वहाँ महासमुंद में, तो रुपया पैसा पर्याप्त है इनके पास। संसदीय सचिव रहे हैं, हाँ, और मिलनसार भी है, सबसे अच्छा व्यवहारिक है। लेकिन मिलनसारिता किस काम के? शशांक, हमने यहाँ 1 घंटे इंटरव्यू किया उनको यहाँ पे, दिवाली पे उनके यहाँ से कोई मिठाई नहीं आई हमारे यहाँ। तो कैसे मिलनसार होते हैं? यानी जो मुर्दा खरीद सकता है वो मिठाई नहीं खरीद सकता, जिनका इंटरव्यू हमने यहाँ पे बिना किसी विज्ञापन के दिखाया था। लेकिन खैर विनोद चंद्राकर को मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सक्षम है और कुर्मी समाज के वहाँ पर्याप्त वोट हैं, कुर्मी लोगों को टिकट मिलते रहती है वहाँ की। तो ये हो गया। एक धनेंद्र साहू का भी नाम एक बार दिख रहा था, अभी बची है क्या उनमें ऊर्जा? इच्छुक तो हैं, वो भी इच्छुक हैं अभी भी, जो अभी चुनाव जरूर हारे हैं। हाँ। एक बार लोकसभा लड़े हैं। हाँ। जो उनके अपना क्षेत्र में एक जान पहचान, एक टीम वर्क तो है उनका। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो। हाँ। साहू समाज के। हाँ। तो वो खाली नहीं बैठना चाहते वो, कम से कम। लेकिन जो मुझको अभी दिख रहा है, जानकारी जो दिख रही है, अभी वहाँ चुन्नीलाल साहू जो हैं, यही वहाँ से सांसद है ना? जी, बिल्कुल, भाजपा के। जी। तो वो भी साहू समाज के। बिल्कुल। तो कांग्रेस फिर साहू समाज को वहाँ टिकट देगी? दे सकती है। पिछले बार दी थी, 2019 में दोनों साहू थे वहाँ। दोनों साहू थे। अच्छा। हाँ। तो आपको धनेंद्र भी एक नाम लग रहा है? 2019 में थे, 2009 में थे। हाँ जी। तो महासमुंद को लेके जल्दी से बात करें अगर, गुरमुख सिंह होरा, जिनकी सीट धमतरी इसी में आती थी, कुरुद इसी में आती है, महासमुंद पार्लियामेंट्री सीट में 2 जगह से विधायक रहे हैं, वो सक्षम है। अभी कई साल से धमतरी में डेरा डाल के रखे हुए थे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चरणदास महंत के पुराने परिचित हैं। बिल्कुल। जो यहाँ की इंचार्ज थी कुमारी शैलजा, उनको अफसोस था कि वो धमतरी से टिकट उनको दिला नहीं पाई। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी मुआवजे के रूप में उनको टिकट दिला दे, और खर्च तो अपना वो निकाल ही लेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है क्या कांग्रेस किसी और टिकट, उनकी टिकट के लिए उनसे और कोई सीट का भी खर्चा उठवा ले थोड़ा? संभव है, ये भी संभव है। तो महासमुंद में आप तैयार रहिएगा। महासमुंद के मतदाताओं, गुरमुख सिंह होरा, धनेंद्र, विनोद चंद्राकर, इनमें से कोई वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। अगला लोकसभा क्षेत्र हम लेते हैं बस्तर जी, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ नक्सली गतिविधियाँ रहती हैं जी। वहाँ पे 2 पार्लियामेंट्री सीटें आती हैं जी। उसमें से एक है बस्तर। बस्तर की सारी सीटें बस्तर डिवीजन में ही आती हैं जी। दूसरा जो है कांकेर, कांकेर की कुछ सीटें बस्तर के बाहर भी आती हैं, बस्तर संभाग के बाहर भी आती हैं। लेकिन बस्तर जो है ये पूरी तरह से बस्तर संभाग में आती है, बस्तर पार्लियामेंट्री सीट। इसकी बात करें 2004 से शुरू करते हैं। महेंद्र कर्मा, जिनको बस्तर टाइगर कहा जाता था, वो और बलीराम कश्यप भाजपा के, इन दोनों के बीच मुकाबला था 2004 में। महेंद्र कर्मा 54,000 वोटों से हारे थे, बलीराम कश्यप जीते थे। 2004 याद रखिएगा, बलीराम कश्यप 6 महीना पहले ही जोगी को करीब घेर चुके थे, विधायक खरीदी और सत्ता पलट काम में। उसके तुरंत बाद का था। तो बलीराम कश्यप जो है हीरो की तरह इमर्ज हुए,
54,000 वोट से जीते। इसके बाद का अगला चुनाव अगर देखें 2009 का, यहाँ से कांग्रेस ने शंकर सोढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया था जी। शंकर सोढ़ी के पिता मनकूराम सोढ़ी भी रहे हुए हैं वहां से, बिल्कुल ठीक है। ये शंकर सोढ़ी मुझको याद पड़ रहा है इनका चेहरा, इनके पिता मनकूराम सोढ़ी सफेद पगड़ी बांधते थे, ये पगड़ी नहीं बांधते थे। शंकर सोढ़ी जवान लड़के थे, ये पैंट शर्ट पहनते थे। इनके मुकाबले फिर मौजूदा सांसद बलीराम कश्यप खड़े हुए थे। बलीराम कश्यप की लीड 2004 से बढ़कर दुगनी हो गई थी। 1 लाख से ज्यादा वोटों से बलीराम कश्यप जीते थे। यहाँ से मनीष कुंजाम भी उस समय सीपीआई के लड़ लिए थे, 78,000 वोट मिले थे मनीष कुंजाम को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2014 का लोकसभा चुनाव। यहाँ पर दीपक कर्मा महेंद्र कर्मा से जुड़े हुए उनके बेटे थे। महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा, ये वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। दिनेश कश्यप, ये वहां पे भाजपा के कैंडिडेट थे। अब देखिए, महेंद्र कर्मा के बेटे और बलीराम कश्यप के बेटे, यानी 2004 में जो दोनों कैंडिडेट थे, उन दोनों के बेटे 2014 में आमने सामने आ गए। ऐसा ही हुआ। तो 2014 में दीपक कर्मा और दिनेश कश्यप ये आमने सामने थे। यहाँ पे बीजेपी की लीड जो है 1.25 लाख हो गई बढ़कर। प्रदेश में सरकार भाजपा की थी, देश में चुनाव मोदी लहर में हो रहा था, 1.25 लाख। अब आ जाते हैं 2019 का चुनाव। इसमें दीपक बैज ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बैदूराम कश्यप ये भाजपा के कैंडिडेट थे। दीपक बैज जो बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जो अभी विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, सांसद हैं, 7,300 वोट से जीते थे कुल। 2019 का चुनाव दीपक बैज 7,304 बोल देता हूं मैं, क्योंकि दीपक बैज को ये न लगे आपने मेरे वोट पूरे नहीं गिने हैं। 7,304 वोट से। अब लेकिन बस्तर संसदीय सीट का अगर हम विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में देखें, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे, दीपक बैज लड़ रहे थे, जिसमें कवासी लखमा लड़ रहे थे, मोहन मरकाम लड़ रहे थे। ऐसे चुनाव में कांग्रेस वहाँ 81,646 से गड्ढे में है। बस्तर में 81,646 से गड्ढे में है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है शशांक, वहाँ पर माहौल बस्तर में अभी भी प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए हैं दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, क्योंकि चुनाव के जरा ही पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसलिए उनको हटाया नहीं गया। लेकिन क्या लगता है आपको, यहाँ 8 में से 1, 2, 3 विधायक हैं कांग्रेस के और 5 विधायक जो हैं यहाँ से बीजेपी के हैं। क्या लगता है आपको यहाँ कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, मौजूदा विधायक सांसद हैं दीपक बैज, मुझे नहीं लगता कि उनको, और लोकसभा जीते हुए और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 65 सीटों में वो अकेले आदिवासी हैं जीतने वाले, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ में अकेले आदिवासी और बस्तर से अकेले जीतने वाले, और ज्योत्सना महंत के अलावा दीपक बैज, ये 2 ही सीटें जीती थी। तो इनकी जीत भले 7,000 से थी बड़ी जीत थी। और अगर विधानसभा में हारी है कांग्रेस, तो उसकी तोहमत दीपक बैज पे नहीं जाती, क्योंकि जरा पहले ही वो अध्यक्ष बने थे, खुद भी विधानसभा लड़ रहे थे, और उनका कहना है कि उनको तो हराया गया है पैसा भेज के। आपने भी सुना है क्या? बिल्कुल, उन्होंने शिकायत भी की है अलग अलग स्तरों पे, सार्वजनिक तौर पे परहेज कर रहे हैं कुछ बोलने से, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, किससे शिकायत करेंगे? बिल्कुल। हाँ। तो अब एक तो खुद वो हैं, स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी हो सकते हैं, और हों, ज्यादा चांसेस उन्हीं की लग रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दीपक बैज का ना हो, तो फिर एक शंकर सोढ़ी। अच्छा जी, शंकर सोढ़ी को आप निकाल के ले आ रहे हो पुराने किसी चुनाव से? जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो अपेक्स बैंक के डायरेक्टर भी थे। और नारायणपुर से टिकट मांग रहे थे। कोंडागांव से उनके लिए जगह खाली नहीं थी, क्योंकि मोहन मरकाम थे, इसलिए वो एक तरह से लोकसभा टिकट चाहते हैं शंकर सोढ़ी। और मोहन मरकाम भी चाहते हैं किसी मोहन मरकाम स्वाभाविक रूप से मेहनत किए हुए हैं, यानी भूतपूर्व विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, एक बार लड़ लें। जी, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो पहचान का संकट ये दोनों का नहीं है। उनकी तो पृष्ठभूमि है
शंकर मोहन मरकाम तो पैदल भी चले राहुल गांधी के साथ में। नहीं, उसके अलावा हर नवरात्रि में पैदल अपने गांव कोंडा गांव से सीधे दंतेश्वरी मंदिर तक पैदल जाते हैं। लेकिन कोंडा गांव से दंतेवाड़ा में थोड़ी कांग्रेस की टिकट तय होती है, वो तो राहुल गांधी के यहाँ से होती है। लेकिन वो हमेशा उपस्थिति दर्ज कराते रहे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी बस्तर में काफी ध्यान दे रहे थे। यानी छत्तीसगढ़ की 3 महिलाओं का जो नाम हमने कल चर्चा किया था, उनके अलावा मोहन मरकाम ही राहुल के साथ सबसे ज्यादा चले हैं भारत जोड़ो में। तेज चलते हैं, फिट हैं अभी भी। बिल्कुल देख रहा था मैं। उनका भी कहना है कि उनको चुनाव में हराया गया। जो कल महंत जी बोल रहे थे, डॉक्टर चरणदास महंत ने कल कांग्रेस भवन में जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं सचिन पायलट, उनकी मौजूदगी में एक बात कही कि इस चुनाव को प्रदेश में जब कांग्रेस हारी है उसके बाद से हम लोग एक दूसरे का चेहरा जो है आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते हैं, नजरें चुराते हैं हम एक दूसरे से, एक दूसरे को देख के बात नहीं कर पा रहे हैं। महंत जी ने बात बड़ी कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जितने लोग हारे या हराए गए हैं, 10 लोग 12 लोग ऐसा नाम है उसमें, इसमें से कौन किसकी आंख में डाल के देख पा रहे हैं, कौन नहीं देख पा रहे हैं, ये थोड़ा अटपटी बात है ये तो। लेकिन महंत जी ने बात बड़ी कही है जो सच है। मैं जानता हूँ इस बात को कि कांग्रेस के लोग खुलकर बोलने में परहेज कर रहे हैं कि उनको किसने हराया है, लेकिन ये चर्चा आम है पार्टी के भीतर कि कितने लोगों को किसने हराया है। तो यही विक्टिम कार्ड लेके मोहन मरकाम टिकट पा सकते हैं फिर से कि मेरे को तो हराया गया। तो बिल्कुल पा सकते संभव, अगर ये लड़ने से मना कर दें, दीपक बैज मना कर दें तो चलिए, ये एक सीट है जिसमें बहुत ज़्यादा नाम हमको अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कवासी लखमा मंत्री जो थे वो भी खींचतान के जीत गए हैं 1981 से, है ना और वो एक बार लोकसभा लड़ भी चुके हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हम आ जाते हैं आज की चर्चा की आखिरी सीट कांकेर। कांकेर सीट बड़ी दिलचस्प है, इसको थोड़ा मैं बतलाना चाहूँगा। ये बस्तर संभाग जो है उसमें आती है इसकी कुछ विधानसभा सीटें 2 जिलों में, कांकेर और कोंडागांव में। इसके अलावा बस्तर के बाहर का एक धमतरी जिला, उसकी एक सीट इसमें आती है सिहावा। बालोद जिला जो है, जो पहले दुर्ग जिले में था, वहाँ की 3 सीटें इसमें आती हैं। इसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इसमें कांग्रेस के परफॉर्मेंस के पहले अगर मैं पुराना देख लूँ थोड़ा सा रिकॉर्ड जो हम हर सीट का बताते चल रहे हैं, तो 2004 में कांकेर सीट, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, 11वीं नंबर की, आज की चर्चा की आखिरी सीट। 2004 में यहाँ से गंगा पोटाई ठाकुर, ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी। सोहन पोटाई ये भाजपा के कैंडिडेट थे। सोहन पोटाई 73,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे। ये 2004 था। 2009 में आ जाता हूँ मैं। 2009 में फूलो देवी नेताम, ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी। मौजूदा सांसद जो थे सोहन पोटाई, उनको पार्टी ने फिर टिकट दे दिया था, तो वो बीजेपी यहाँ से 19,000 वोट से जीती थी। फूलो देवी नेताम ने लीड कम कर दी थी सोहन पोटाई की, 1/3 1/4 कर दी थी। फूलो देवी नेताम अभी यहाँ पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी प्रदेश की, अभी भी हैं? अभी नहीं है। ठीक, 2014 के चुनाव में आ जाएं तो फिर फूलो देवी नेताम चुनाव लड़ी, वोट कम नहीं पाई, 4,30,000 वोट पाई थी, लेकिन भाजपा के विक्रम उसेंडी, इनको 4,65,000 वोट मिले, 35,000 से फूलो देवी हार गई। 2 चुनाव इसी सीट से लगातार हारी हैं फूलो देवी नेताम। 2019 का चुनाव जो कि भूपेश सरकार बनने के बाद और दिल्ली में मोदी सरकार रहते हुए हुआ, उसमें वीरेश ठाकुर को कांग्रेस, मोहन मंडावी को भाजपा ने, भाजपा यहाँ से कुल 5,000 वोट से जीत पाई, कुल 5,000 वोट से जीत पाई भाजपा कांकेर पार्लियामेंट्री सीट। अब हम आ जाते हैं 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का। इस चुनाव में जो संसदीय सीट है पूरी की पूरी कांकेर की, इस संसदीय सीट को अगर देखें तो इसमें कांग्रेस पार्टी 82,300 वोट से आगे थी। 82,300 वोट से आगे थी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाली सीटों में से एक है।
यहाँ पे हर सीट तो वो नहीं जीत पाई जांजगीर चांपा जैसा, जी। लेकिन यहाँ पे लीड बहुत बड़ी है उसकी, 82,300 की लीड है। जांजगीर चांपा की कितनी लीड थी शशांक? करीब करीब 78,000 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। जांजगीर चांपा 78,000 थी, ये उससे भी ज़्यादा है जी। यानी प्रदेश में किसी भी संसदीय सीट में कांग्रेस की ये सबसे बड़ी लीड थी जी। ठीक है जी। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे संभावनाएं थोड़ी सी बनती हैं। जी। अब यहाँ पे नाम कौन से आपको सूझ रहे हैं, कौन से नाम दिख रहे हैं? देखिए जितनी भी सीटें हैं, बहुत सारी जो 3, 4, 5 सीटों जहाँ संभावना है, तो कांकेर में कांग्रेस की अच्छी संभावना दिखती अच्छी संभावना दिख रही और है आप मुझको। पिछले चुनावों को देख लें, हाँ तो 2014, 2009, 2014, 2019 बहुत छोटे थोड़े मार्जिन वोट से जीतते रहे। वीरेश ठाकुर 5,377 कुल इतने से हारे थे, बिल्कुल अभी भी सक्रिय हैं। बिल्कुल सक्रिय। जो नाम मुझको जो दिल्ली से सुनाई पड़ा है, जी। पहला इन्हीं के नाम पे विचार चल रहा है, इन्हीं के नाम पे विचार कि जो मोदी लहर में 2019 में मोदी की खूब लहर थी, जी। उसमें अगर कुल 5,000 से हारे हैं और उसमें हार के बाद अभी इतनी बड़ी उनकी जीत है संसदीय सीट पे कांग्रेस पार्टी की 82,300, जी। तो जो 5,000 से हारे थे जी। लोकसभा के कैंडिडेट वीरेश ठाकुर, जी। एक तो संभावना इनकी बनती है, जी। ठीक है। इनकी ये अभी भी सक्रिय हैं, सुन रहा हूं मैं। जी। इस चुनाव में काम भी उन्होंने किया था। है। और दूसरा नाम है शिशुपाल सोरी। शिशुपाल सोरी जो संसदीय सचिव थे, संसदीय सचिव जो IAS होके रिटायर हुए थे, जी। जो यहाँ पे आए थे हमारे पास इंटरव्यू के लिए जी, एक बार, जी। बड़ा मीठा बोलते हैं। हाँ वही वही उनकी तो टिकट कांग्रेस ने लेकिन विधानसभा में काट दी जी थी। काट दी थी। हाँ लेकिन लोकसभा के लिए हाँ, उन्हें उनकी भी नाम चर्चा में है। ये कांकेर से थे ना वो, कांकेर यहाँ से टिकट काट दी थी जी। और कांग्रेस हार भी गई। हार भी गई। यानी उनकी टिकट काटने से कोई बहुत फायदा ज्यादा नहीं वोट से नहीं, हुआ। 16 वोट से ही हारी है कांग्रेस। 16 वोट से जी। हारी है। अच्छा जी। और दूसरा ये नाम जो है शंकर ध्रुवा का, जो बहुत 16 वोट से ही हारे हैं। हाँ, ये विधानसभा। हाँ ये पहले भी विधायक रहे हैं। हाँ और अच्छे व्यक्ति हैं, जिला बैंक के अध्यक्ष हैं, तो पूरे थोड़ा सा जिलों में जान पहचान इनकी पकड़ भी है। हाँ। तो ये एक नाम है। और चौथा युवा नेता है नितिन पोटाई, उनका नाम भी चर्चा में है। अच्छा, जी। कोई मरकाम भी हैं क्या वहाँ से? नहीं, अभी किसी और तो नाम चर्चा में नहीं नहीं सुने है। हैं। यानी मोटे तौर पे यहाँ पे पिछले लोकसभा चुनाव को लड़ने वाले वीरेश ठाकुर, ये एक हो सकते हैं। जी। शिशुपाल सोरी, इनका नाम मुझको लोगों ने बतलाया है जी। कि इनके यहाँ से इन्होंने कोई विरोध नहीं किया कांग्रेस के कैंडिडेट का। कांग्रेस कैंडिडेट कुल 16 वोटों से हारा है, 16 वोटों से हारा है। इसलिए कभी भी किसी को नाराज मत कीजिए, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। देखिए 16 वोट से जीत हार हो जाती है। अगर आपने पूरी जिंदगी में 16 लोगों को नाराज किया होगा तो भी आप चुनाव हार सकते हैं। तो ध्यान रखिए, संबंध अपने ठीक रखिए। क्यों शशांक? बिल्कुल। तो कांकेर लोकसभा सीट आज की चर्चा की आखिरी सीट। यहाँ से जो अभी तक विधायक थे 2018 से 2023 तक, शिशुपाल सोरी, उनको भी कैंडिडेट बना सकती है पार्टी। लेकिन वीरेश ठाकुर जो कि पिछला लोकसभा चुनाव लड़े, कुल 5,000 से हारे थे, वो भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। आज की ये चर्चा, अभी और तो कोई खास बात नहीं बची है। खास विशेष नहीं है। एक चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी 2 मौजूदा सांसद हैं कांग्रेस के, और 3 ऐसी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस की हार बहुत मामूली वोट से है या अच्छी जीती हुई है। जी। अभी हमने जिन 11 सीटों पे बात की है उनके बारे में याद रखिएगा। इसमें कांग्रेस 2 सीटों पे जीती हुई है। अभी के विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े हैं उनमें कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। महासमुंद, जांजगीर चांपा और कांकेर, इन 3 सीटों पे आगे है। तो ये 5 सीटें होती हैं। इन 5 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी पहले से तय करके घोषित कर दिए जाएं ताकि वो काम कर सके। आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 21 सीटों पे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, उसको फायदा भी हुआ था। देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करती है। नामों पे सुगबुगाहट चल रही है। हमने जितनी बात की है वो हवा की बात बिल्कुल नहीं है, ये जमीन की बात है। हम फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने रहेंगे। आपने अगर इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आते हैं हमारे प्रोग्राम
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे अपनी टिप्पणी लिखिएगा, आपको ठीक लगे तो दोस्तों को लिंक भी भेज दीजिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी नसीहत और, कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। जिस तरह से मुजरिम के ठीक पीछे पुलिस का कुत्ता सूंघते हुए पहुंच जाता है, उसी तरह से कैंसर पहुंच जाता है। हालांकि मैं कुत्ते को गाली देना नहीं चाहता हूं, कुत्तों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत रहता है, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। कैंसर भी सूंघते सूंघते उन लोगों तक पहुंच जाता है जो तम्बाकू खाते हैं। हमारे यहाँ भी इस प्रोडक्शन यूनिट में लोग कुछ तम्बाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनके भी काम आएगी ये नसीहत। अपने परिवार का ध्यान रखें, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इसको छोड़ दें। फिर मिलते हैं।